जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। जी, ये आगे सर बैठे हुए, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप कुछ क्या चाह रहे थे? हाँ, नहीं, जी आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने माइक थोड़ा करीब अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। कौन से प्रोफेसर होंगे? उनके पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेसिस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बात का डेटा मैंने तो नहीं सुना है। तो आज उनकी ये राय है और वो की राय ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोगों, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर की, बहुत हाई है। वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसकी लॉजिक को भी वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के हो गए, कैम्ब्रिज के हो गए, अमेरिका ने उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता। जी दीपक, हाँ पूछिए। मैं आऊँगा, अभी पीछे की साइड भी आऊँगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब, आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लेंगे। नहीं सर, प्लीज डोंट डू दिस सर। सर एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सर ये यंग लोग भी हैं तो इनकी ये अब उतने यंग, भाई आप यंग हैं कि नहीं है? वो कह रहे हैं वो भी यंग हैं साहब, आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने दें। हाँ मुफ्ती साहब आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर मेरा सवाल ये है, कुछ इनसे भी तो पूछो। जी एक बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपनी जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं, 5 रोज़ा क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूँ मैं आना चाहता हूँ उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी आप बताइएगा सही है क्या? ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट के हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाए। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इन्जॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। हाँ ये तो सही कह रहे हो कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? पहले था वो अप्रैल में थी, नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर को। ये हकीकत है। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं ये जो सारे फेस्टिवल हैं, ये रिलीजन से हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर, सबसे बड़ी ईद हमारे घर।
वो हमारी सोशल हमारा हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलोंग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, तो बेकार है, फेंक दो। जी हाँ हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे है और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है, तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करे। अभी मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर उस गॉड की बात सुनेंगे ना। वो पीछे एक चश्मा लगाया जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ आप जी जी बिल्कुल आइए, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ उनको दीजिए माइक जी। हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ और जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज़ में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफ़र कर रही हैं। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है? हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मॉरलिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये बदला निकला या मैंने कहा कि ये जुमला मैं वापस से दूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहाँ से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई है। यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा? नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना आप क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी हमने देखा ना, जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देख भाई दुनिया में, आप क्यों कह रहे हैं?
आप एक अभी कहीं मैं पे आप अगर लोगों गलत को हो रहा है इस बहस तो के उसको बाद आप मैं आप गलत लोगों देखिए। को आप सर मुफ्ती आप साहब, मैं- एपिस्टेमोलॉजी मुफ्ती की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी अरे की बात मुफ्ती कर रहा साहब, हूँ। मैं इस बहस के फाउंडेशन बाद क्या आप है? दोनों लोगों को चाय पे फाउंडेशन- होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर। जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये एक हाँ उधर उधर आएंगे, उधर इनको आएंगे। भी। जी सर आएंगे, आएंगे। अच्छा सर मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम मैं यूनिवर्सिटी। भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बड़ी खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर मेरा सवाल ये है, सर सैयद अलैहि रहमा का नज़रिया ये था कि खुदा के वजूद को अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल है आपसे। कि खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। तो सर आपने सर सैयद इनकार ने किया। कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन उन्होंने यही सर से एक सेकंड सर सैयद ने यही कहा ना कि जी। अक्ल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। हाँ, वो तलाश करना या साबित करना अक्ल से नहीं सर हो सर अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अक्ल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अक्ल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान, फोन ले लो इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है ये। अरे भाई दे दो मेरी ना बात जरा तो- एक मिनट, अरे दे दो मेरे भाई भाई। मेरी बात सुनो, नहीं, माइक मैं पे समझ- बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा का एक नज़रिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अक़ल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे मैंने जानना अक़ल चाहता के दायरे हूँ। में- चूंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अक़ल के दायरे में रखे मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर उधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए। जी जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे तो पूछ रहे हैं। हाँ। फैज फैज पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा इविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी मशक्कत ही इसी बात की थी कि इसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा ईवल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर एक मिनट, आप हम लोग मैं- इनको मैं- सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजी। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लूँ मैं? अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम, देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी अच्छा फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो उसमें करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाए। जी हाँ अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? फिर चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction? Where suffering pushes some away from God,
yet brings others closer to belief. देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमज़ोरियां, खराबियां सब जगह है, लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल है, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई, लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई, उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है। मगर सुनिए सुनिए सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाज़त कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज़्यादा ख़राब से ख़राब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना, या कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से मैम रुक जाइए, आपसे आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे वो। हाँ बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट, दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है, देखिए मैं बार-बार यहाँ पर मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ में खाना खाने वाला हूँ।